जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है, ध्वनि तरंगे होती है, ये अनुदैर्घ्य तरंगी होती है। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंगी दोस्तों, ठीक है। वह आंतरिक तरंगे आपको दे देगा कि आंतरिक तरंगे कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्वनि तरंगे ऑप्शन करना है दोस्तों। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य और आंतरिक तरंग होती है। नेक्स्ट है आपका, अप्रसरय तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्रय तरंगों की आवृत्ति होती है जो हम लोग सुन सकते हैं तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है उसे हम लोग सुन सकते हैं और उसे श्रय तरंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसरय तरंगे की आवृत्ति होती है, तो प्रसर तरंग की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रसर तरंगों को सुन सकता है तो कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, ये प्रसर तरंगों को सुन सकता है। नेक्स्ट है, प्रसर तरंगों का उपयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने में। और अगर आपको समुद्र की गहराई मापने में पूछे तो सोनार का उपयोग होता है। किसका? और उसमें प्रसर तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग होता है? तो सोनार का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसर तरंगों का कहाँ प्रयोग होता है? संकेत भेजने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में होता है, गठिया रोग में होता है, ट्यूमर का पता लगाने में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्वनि की चाल निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का चाल कर्म है तो ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होता है? ठोस में। और यूं ही बोले तो इस्पात में। किस में? तो इस्पात में। अगर ठोस नहीं रहेगा तो इस्पात रहेगा, ठीक है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। उसके बाद द्रव में, और द्रव के बाद गैस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल होती है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है आपका, जल में ध्वनि की चाल होती है तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोहे में ध्वनि की चाल होती है तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती दोस्तों। क्या नहीं बदलता? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, चाल व तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर जो है सो ये ध्वनि की चाल मीटर सेकेंड बढ़ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर होती है। कितना? 17 मीटर। दोस्तों इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, ये अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है दोस्तों। चंद्रमा पर जो है सो वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण बातें नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो 30 से 60 डीबी डेसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो 45 डीबी है, 45 डेसिबल दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, स्टेथोस्कोप कार्य करते हैं, ध्वनि प्रवर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
उड़ते वायुयान की गति मापी जाती है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है ताओं के व बच्चों की आवाज पुरुषों से महीन यानी बोलिए तो पतली क्यों होती है? तो उनके गले में निकली ध्वनि का तारत अधिक होने के कारण, इतना लंबा नहीं देगा, सिर्फ देगा तारत जो है, तारत अधिक होता है, तारत कम होता है। तो तारत अधिक होने के कारण, ठीक है, महिलाओं की आवाज जो है सो पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वह तीव्रता की ध्वनि जो ध्वनि प्रदूषण कही जाती है 80 डेसिबल या उससे अधिक जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। कितना? 80 डेसिबल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पुल पर सैनिकों को ताल मिलाकर चलने से पुल टूटने का खतरा आता है क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है आपका जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है तो 4000 इंच से 8000 इंच तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, एक मिनट, उष्मा के बारे में पढ़ेंगे, हीट। ठीक है, तो उष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। नेक्स्ट है किसी वस्तु में निहित उष्मा निर्भर करती है तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला है उष्मा का अन्य मात्रक कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है ताप किसे कहते हैं? वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ताप का मापन किस पैमाने पर करते हैं? तो सेल्सियस पैमाने पर। ठीक है, तो न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट उच्चतम। न्यूनतम 32 फ़ारेनहाइट और उच्चतम 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाना तो 273 और ये जो है जो 373 के। नेक्स्ट है ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो तापमापी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? किसी वस्तु का न्यूनतम ताप को उसका परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस व 0 के। ठीक है, 0 केल्विन। नेक्स्ट है पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। पारा किस ताप पर जमता है? तो पारा किस ताप पर जमता है दोस्तों? 39 डिग्री सेल्सियस पर। अतः इससे नीचे ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है तो दूर स्थित वस्तु का ताप यानी सूर्य व तारों का ताप। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा, किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने में जो ऊष्मा देनी व लेनी पड़ती है उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा व्यक्त किया जाता है तो कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है किसकी ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो जल की होती है। ऊष्माधारिता, ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता किस में होती है? तो जल में होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट है ठोस को गर्म करने पर उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है तो ये सभी दिशाओं में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है द्रव को गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार हो तो आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है जल का असमान प्रसार, प्राय सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। ठीक है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू हो जाता है। अतः जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पूछ देगा कि जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल का घनत्व अधिकतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की विधियां हैं तो चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि।
ऊष्मा संचरण की कितनी विधि है? तो 3 विधि है। नेक्स्ट है चालन में ऊष्मा का संचरण होता है, तो इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट है सहमान विधि, इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है गैसों तथा द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो संवहन विधि द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको अच्छे ध्यान दीजिएगा। गैसों तथा द्रव्य में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है विकिरण विधि, इसमें ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से जो रोशनी आती है इसके लिए हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है आपका गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति केजी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर का समान ताप है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी आपको देगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नहीं रहेगा दोस्तों तो 37 डिग्री सेल्सियस दे देगा आपको, ठीक है, या 310 के या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब थर्मामीटर से नापते हैं, बुखार को नापते हैं, तो 98.4 डिग्री से अगर अधिक हो गया तो बोलता है कि डॉक्टर बोलता है कि आपको बुखार है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट ताप किस बिंदु पर समान होते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट ताप किस बिंदु पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसमें 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, किसी किसी में और कम ज़्यादा भी रहता है। ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस सुरक्षित तापमान है। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है व जमाव बिंदु घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। पसीना जो है हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दे तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण नहीं होगा तो वो ठंडा नहीं रखेगा घड़ा दोस्तों जल को। नेक्स्ट है, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा। क्या? पारा। ठीक है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक है? क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वो सोखता नहीं है, वो उष्मा को सोखता नहीं है, वो परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जिसके कारण आरामदायक होता है। नेक्स्ट है आपका उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, परावर्तन अपरावर्तन तथा पूर्व आंतरिक परावर्तन में युक्त कौन सी प्राकृतिक घटना है? तो आकाश में इंद्रधनुष का बनना। नेक्स्ट है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.18 जूल प्रति ग्राम सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश, लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश क्या है, वह कैसे संचरित होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है तो 3900 A से 7800 A के बीच होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁻⁸
8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है, सभी को जानते हैं 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं 20 सेकेंड रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो रोमर ने की थी दोस्तों। किसने? रोमर ने की थी। इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न देखिए, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय होता है तो 1.28 सेकेंड है, ठीक है, कहीं 25 सेकेंड देता है दोस्तों। नेक्स्ट है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है किस रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है, ये प्रकिरणन के कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है तारों का टिमटिमाना वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना क्या है? ये अपवर्तन का कारण है दोस्तों। तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है जल के तल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का बनना, ठीक है, कहीं कहीं देखिएगा गर्मी के दिनों में देखिएगा रोड में सड़क में देखिएगा आगे लगेगा कि पानी जमा हुआ है लेकिन पानी नहीं रहता है, ठीक है, ये आंतरिक परावर्तन के कारण उस तरह से दिखता है। नेक्स्ट है हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना, उदाहरण है पूर्व आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना, ये प्रकिरणन के कारण होता है। सुबह दिखेगा तो सूरज लाल दिखेगा, शाम में देखिएगा तो सूरज लाल दिखेगा, ये प्रकिरणन के कारण होता है। अगला प्रश्न है पानी का सतह पर मिट्टी के तेल डालने पर उसका रंगीन दिखता है, ये व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दर्पण की एक सतह पर कलाई होती है तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है समतल दर्पण की तरफ यदि कोई भी वेग से चलता है तो दर्पण से प्रतिबिंब 2 भी वेग से चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी है आप शेयर जरूर कर दे दोस्तों, ठीक है। देखिए यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा, यदि सम आए तो 1 घटा देंगे, ठीक है। जैसे बोले कि 60 डिग्री पे है, ठीक है, दो दर्पण जो है 60 डिग्री पे हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये 360/60 से भागा दे देंगे, कितना आ गया 6 6 36, ये 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 अगर सम आए तो ये सम आ गया तो 1 माइनस कर देंगे, यानी 5 प्रतिबिंब बनेगा। कितना? 5 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अगर 90 पर बोल दे तो 90 से भागा दे दीजिए 360 में, 9 चौक 36, 4 आ रहा है तो 1 घटा देंगे, यानी 3 जो है प्रतिबिंब बनेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं बताया इसको, ठीक है, बस उस तरह से आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आपका, चलिए एक बार और इसको मैं 90 डिग्री को बता दे रहा हूँ। अगर 360 है दोस्तों और 90 डिग्री का बन रहा है, दो दर्पण 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो 9 चौके 36, 4 आया, लेकिन ये सम आ गया तो 1 माइनस करके लिखेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 3 जो है प्रतिबिंब बनेगा। कितना? 3 प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सो सुनिए। अवतल दर्पण सेविंग मिरर जो सैलून में रहता है, ठीक है, वो मिरर जो है वो अवतल दर्पण होता है। आंख कान नाक के डॉक्टर जो रहता है उनके पास भी अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों के हेडलाइट में जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट ये भी अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण होता है।
लेकिन गाड़ी का मिरर जो होता है, साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए यहाँ दे दिया, गाड़ियों के पर्स दर्पण के रूप में, सोडियम परावर्तक के गलियों और व स्ट्रीट लाइट के परावर्तन के रूप में। नेक्स्ट लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर के रूप में मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पानी में हवा बुलबुला कार्य करता है तो ये उत्तल लेंस की भांति करता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस का उपयोग होता है तो सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखता है, ठीक है, नजदीक की वस्तु नहीं देखता। अगर बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट, आजकल के बच्चे बहुत मोबाइल देखते हैं तो देखिए उनको क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष हो जाता है, दूर की वस्तु दिखेगा और नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगा। अब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका या निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन कौन सा रंग है तो लाल, हरा, नीला। टीवी देखिएगा जब खराब हो जाएगा आपका तो किनारे में देखिएगा, कोना में देखिएगा कि 3 तरह का रंग दिखेगा, लाल, हरा, नीला, ठीक है, इसी को प्राथमिक रंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है द्वितीयक रंग कहते हैं पीला, मेजेंटा, पीकॉक, नीला को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करे तो उसे पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था हाइगेंस ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार वीडियो को सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक पे शेयर जरूर कर दे दोस्तों, ग्रुप में जरूर शेयर कर दे। चलिए, प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या की तो आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था तो यंग ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का किसने दिया था तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने? मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन विनालिकाओं में प्रयुक्त गैस तो नियॉन गैस होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है तो होलोग्राफी है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपका प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है तो लाल रंग का, और सबसे कम पूछे तो बैंगनी आंसर कीजिएगा दोस्तों। किसका? बैंगनी का, ठीक है, ये बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है और अधिक किसका होता है? लाल का होता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का कारण है तरंग दैर्ध्य अधिक होना, ताकि दूर तक दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? ये फिल्म से की जाती है। किससे? फिल्म से। आता है दोस्तों, ग्रुप डी में तो बार बार पूछा है, एकदम थोक में पूछा है। चलिए अब देखिए 43 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर बनता है, ये रेटिना। नेक्स्ट है एक रंगहीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है। कौन? तो लाल, हरा, नीला, जिसे प्राथमिक रंग कहते हैं। किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर दोस्तों। आप देखिए अगर 25 सेंटीमीटर नज़दीक अगर आपको नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए आपका आंख डैमेज हो चुका है, डॉक्टर पास जाने की जरूरत है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है दोस्तों, आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक या उल्टा। नेक्स्ट है दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को होने वाली प्रतिबिंब बनाता है रेटिना के पीछे बनाता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होने पर प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना के पीछे बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं।